नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइश साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में, जो कि आपके सुपर टेट से रिलेटेड जो सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है, शिक्षण कौशल, जो आपके लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। उसके अंतर्गत आपको 8 टॉपिक्स दिए गए हैं और उन 8 टॉपिक्स में हम पहले टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है शिक्षण कौशल एवं शिक्षण की विधियां। तो शिक्षण कौशल टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में, जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन शिक्षण विधियों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं शिक्षण विधियां क्या है और कौन कौन सी शिक्षण विधियां आपको पढ़नी है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि शिक्षण विधियां जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने निश्चित है, कम से कम 2 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाने निश्चित है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि शिक्षण विधि क्या होती है। तो शिक्षण विधि, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण विधि क्या है। तो अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां, जिनके द्वारा वह अपने ज्ञान तथा कौशल को अपने छात्रों तक प्रेषित करता है। देखिए, अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां, यानी कि एक टीचर जब अपनी कक्षा कक्ष में जो भी गतिविधियां करता है और जिनके माध्यम से वह अपने ज्ञान को, यानी कि शिक्षक अपने ज्ञान को और कौशल को अपने छात्रों तक प्रेषित करता है। प्रेषित का मतलब होता है स्टूडेंट पहुंचाता है। मान लीजिए कि आप एक अध्यापक है, जैसे कि आप वास्तव में एक अध्यापक है क्योंकि आपने डीएलएड का प्रशिक्षण लिया है या फिर बीएड का प्रशिक्षण लिया है। तो जब आपने डीएलएड या बीएड का प्रशिक्षण लिया है तो आप एक अध्यापक हैं और आपके पास जितनी भी ज्ञान एवं कौशल है, उन कौशलों को और उन ज्ञानों को यदि आप अपने बच्चों तक प्रेषित करना चाहते हैं, तो उनको प्रेषित करने के लिए आप अपनी कक्षा कक्ष में जो भी गतिविधियां करते हैं उन्हीं को शिक्षण विधि कहा जाता है, यानी कि उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि शिक्षण विधियां क्या है। तो शिक्षण विधियां हम उसे कहते हैं, एक शिक्षक जब अपनी कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान जो भी गतिविधियां करता है और उन गतिविधियों के माध्यम से वह अपने ज्ञान एवं कौशलों को अपने छात्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो इसके लिए वो जिसका भी सहारा लेता है, उस मेथड को, उस विधि को हम शिक्षण विधि कहते हैं। और शिक्षण विधि एक अध्यापक के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनको शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी हो, यानी कि वो शिक्षण विधि से परिचित हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिक्षण विधि के बारे में और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो यहाँ तक आपने जान लिया कि शिक्षण विधि क्या है। तो शिक्षण विधि के अंतर्गत हम स्टूडेंट शिक्षण विधियों के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण विधियों के कौन कौन से प्रकार हैं और इसके प्रतिपादक कौन कौन हैं। कुछ शिक्षण विधि आपको इसमें ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका प्रतिपादक आपको देखने को मिलेगा कि इस साइकोलॉजिस्ट ने या फिर इस शिक्षा शास्त्री ने एक शिक्षण विधि को प्रीफर किया है, यानी कि शिक्षण विधि को पसंद किया है और इसको दिया है अपने अनुसार। और कुछ शिक्षण विधि आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो सभी शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर उस शिक्षण विधि का डेवलपमेंट किया है, इसलिए उनके कोई निश्चित प्रतिपादक हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सभी मिलकर उस शिक्षण विधि को उन्होंने डेवलप किया है, इसीलिए उसका कोई पर्टिकुलर प्रतिपादक तो नहीं हो सकता, बट उनका इम्प्लीमेंट भी आपको कक्षा कक्ष के दौरान करना होता है, इसलिए आपको उनके बारे में भी जानकारी रखना होगा, क्योंकि आयोग वहां से भी आपसे प्रश्न पूछेगी। और कुछ शिक्षण विधि ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके प्रतिपादक है और उनके बारे में भी वो डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण विधियों के प्रकार। तो कुछ मुख्य शिक्षण विधियों के प्रकार निम्न है, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मुख्य शिक्षण विधियों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उनकी महत्वपूर्ण बातों को फॉलो करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले शिक्षण विधियों के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आगमन विधि के बारे में, यानी कि एक ऐसी विधि है जिसका यूज आपको सबसे पहले करना होता है। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मैं जितने भी आपको प्रकार बता रहा हूँ, पहले आप उन प्रकारों से परिचित हो जाइए, फिर मैं उन प्रकारों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम शिक्षण विधियों के प्रकार में पढ़ेंगे आगमन विधि को। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे स्टूडेंट्स निगमन विधि। निगमन विधि से रिलेटेड हम कुछ मुख्य बातों पर डिस्कशन करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसके बाद हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे मॉन्टेसरी विधि, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉन्टेसरी विधि से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें चौथा जो विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंडरगार्टन विधि, यानी किंडरगार्टन विधि क्या है, इसको किसने दिया है और इसके अंतर्गत कैसे कैसे हम शिक्षण करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक हम पढ़ेंगे खेल विधि, यानी कि खेल विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है और खेल विधि का यूज़ कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है, इन पर बात करेंगे। फिर छठे नंबर पर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि के बारे में, यानी प्रोजेक्ट विधि क्या है, प्रोजेक्ट विधि का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन विधि के बारे में, यानी डाल्टन विधि क्या है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है और इसका यूज़ हम कब करते हैं। इसके बाद हम एक और विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, यानी अभिक्रमित अनुदेशन की विधि क्या है और इसका प्रतिपादक कौन है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक पढ़ेंगे हम बेसिक शिक्षा विधि, बेसिक शिक्षा विधि किसने दिया है और इसके प्रतिपादक कौन है और बेसिक शिक्षा विधि के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, इन पर भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद 10वें नंबर पर आता है आपका एक इकाई विधि या फिर जिसको हम बोलते हैं विनेटिका विधि। तो विनेटिका विधि क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया है और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपके इकाई या विनेटिका विधि जो 10वीं विधि है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट जो विधि है वो है आपकी डेक्रोली विधि। तो डेक्रोली विधि क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त कराएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर हम इसी विधि को कहते हैं खोज विधि, या फिर हम इसी को कहते हैं अन्वेषण विधि। तो ये अन्वेषण विधि क्या है और अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि क्या है, इसका यूज़ हम कब करते हैं और इसके प्रतिपादक कौन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉरिसन विधि के बारे में, यानी कि मॉरिसन विधि क्या है, मॉरिसन विधि को किसने दिया है और इसका इम्प्लीमेंट हम कब करते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक हम पढ़ेंगे संश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि क्या है, इसको किस किस ने दिया है और इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम एक और विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि क्या होती है और इसका यूज़ हम कब करते हैं और इसकी हेल्प से हम किस तरीके से अपनी गतिविधियों को पूरा करते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अंत में आता है आपका एक व्याख्या विधि, यानी कि 17वें नंबर पर आता है आपका व्याख्या विधि, यानी एक्सप्लेनेशन मेथड। इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन कौशल्स के बारे में जब आप डिस्कशन कर रहे थे तब आपको पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है आपका एक कथन विधि, कथन विधि का यूज़ हम कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कथन विधि से रिलेटेड कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका दृष्टांत विधि, दृष्टांत विधि यानी दृष्टांत कौशल को जब आपने पढ़ा तब आपको पता चल चुका होगा कि दृष्टांत कौशल क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दृष्टांत विधि के बारे में पढ़ेंगे और दृष्टांत विधि के अंतर्गत हमें कौन कौन सी गतिविधियों को करना होता है, क्या क्या करना होता है, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर बातचीत करेंगे। और उसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे भ्रमण विधि, यानी कि भ्रमण विधि का यूज़ कब किया जाता है, किस तरीके से करना होता है और भ्रमण विधि को करने के बाद इसका एनालिसिस किस तरीके करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या इससे बेनिफिट होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधियाँ क्या होती है, शिक्षण विधियों के प्रकार कितने होते हैं, तो मैंने अभी तक आपको 20 प्रकार बताए हैं और ये वो 20 प्रकार है स्टूडेंट जहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको पता होंगे तभी आप सुपर टेट के एग्जाम्स को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि सुपर टेट का एग्ज़ाम इतना भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो एग्जामिनर के लिए मजबूरी है कि वो क्वेश्चंस पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ करे। तो मैंने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी कंटेंट्स आपके लिए डेवलप की है ताकि आप इस तरीके से स्टडी करें कि आप कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जाए तो उन प्रश्नों के आंसर आप इजीली दे पाए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सुपर टेट से रिलेटेड 68,500 एवं 69,000 में कंटेंट दिए हैं, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है और मेरे पढ़ाए हुए से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने बता रहा हूँ। और ये मैं वो मेथड्स बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी ठीक से नहीं मिलेंगे, आधे अधूरे तरीके से मिलेंगे, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर
यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सही तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में, उनको मैं इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको मैं हेल्प करूँ। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप मेरी समझ पा रहे होंगे और मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो अवश्य आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड सुपर टेट में 30 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स कोई नहीं काट सकता। इस बात की गारंटी मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त मैं आपसे मांगूंगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको कराऊं उनको शिद्दत के साथ उनको कंप्लीट करें, उनको पूरा करते रहे और समय समय पर रिवीजन करते रहे। यदि आप मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी बातों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहां पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस साइकोलॉजी को कंप्लीट कराने के बाद मैं आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शंस भी लेकर आऊँ और करंट अफेयर्स में 30 आउट ऑफ 27-28 प्लस मार्क्स में आपको इजीली दिला पाऊँ। कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपका सपोर्ट इस तरीके से मिलता रहेगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए और चाहूँगा कि आप मेरे थ्रू आप अपना सिलेक्शंस कंप्लीट कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानते हैं कि शिक्षण विधियों के जो प्रकार हैं उस पर डिटेल में। धन्यवाद। जय हिंद।